सोडा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो 14 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपने लेकर आए हैं। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि जितने दिन भी दिल्ली पुलिस के पेपर चलते हैं डेली अपने जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, सभी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने यहाँ करवाया जाए। ठीक है, तो आज अपने 14 तारीख को जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का अपने डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट विद सॉल्यूशन अपने प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो 14 तारीख को पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया नंबर सिस्टम में से। ठीक है, प्रश्न क्या है? सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होगा? दो चीजें इसमें पता होनी चाहिए। पहली कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है और दूसरा महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ये दो चीजें पता होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपने सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या संख्याओं का कोई ऐसा जोड़ा, संख्याओं का कोई ऐसा जोड़ा, संख्याएं जोड़े में दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। ग्रुप बोला है ना उसने, समुच्चय मतलब ग्रुप। तो संख्याएं दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, लेकिन संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसे किसी एक पहाड़े से ना काटा जा सके, कोई एक ऐसी संख्या का भाग इन दोनों में हम नहीं दे सकते। ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है। एक का ही भाग 8 में जाएगा, एक का ही भाग 9 में जाएगा। एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग इनमें नहीं जाता। तो ये जो संख्याओं का ग्रुप होगा ये कहलाएगा आपका सह अभाज्य संख्या। मान लो अपने लिख देते हैं 5, 6 और 7। तो तीन संख्याओं का ये जोड़ा है, लेकिन इन तीनों संख्याओं में एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये कहलाएंगी आपकी सह अभाज्य संख्याएं। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा संख्याएं साथ में आने से कैसा रोल अदा करने लग जाए? अभाज्य वाला। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन पता होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या जिसमें एक का या उसी संख्या का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या, इसमें एक का भी भाग जाता है और 2 का, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। 3 में या तो एक का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उसमें एक तो एक का भाग जाता है और दूसरा खुद का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। तो सहअभाज्य का मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं साथ में आने से ऐसी ही नेचर बना लेती है कि एक के अलावा और किसी का भाग उनमें जाता ही नहीं है, तो साथ में आने से क्या बन गई? अभाज्य। तो उसको बोलेंगे सह अभाज्य। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा और किसी का भाग ना जाए वो सहअभाज्य होती हैं। तो जब एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जा रहे तो जो महत्तम समापवर्तक है वो भी क्या कहलाएगा? एक ही कहलाएगा। ठीक है ना, तो महत्तम समापवर्तक होता है क्या है? महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो एक ही है जिसका इन सब में भाग जा रहा है, एक ही है जिसका इनमें भाग जा रहा है। जैसे मुझे 3, 6 और 9 का HCF पता करना पड़े, महत्तम समापवर्तक पता करना पड़े, तो मैं कहूंगा 3 है। 3 का भाग 3 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है और 9 में भी जा रहा है। लेकिन सहअभाज्य संख्याओं में एक के अलावा किसी का भाग जाता ही नहीं है, तो इनका HCF या महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर। सहअभाज्य क्या होती है?
ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। जब एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाना तो फिर HCF भी क्या बन जाएगा, एक ही। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो संख्या पत्ती से उन्होंने पूछा है, तो इससे आप एक और भी बात सीखोगे और जो आपके आगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी काम आने वाली। इस फॉर्मेट में भी पूछेंगे या सीधी भिन्न देकर भी आपसे पूछ लेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, तो उसने कहा है कि x बराबर है 3 और y बराबर है 4। x बराबर 3, y बराबर 4। हमसे पूछा है कि x प्लस वाई बटे 4 कोमा 2x प्लस 1 बटा 3 कोमा 3x प्लस 5y बटे 4 कोमा 5x प्लस 3y बटे 5। ये जो भिन्न है इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सीधी भिन्न भी दे सकता है, ऐसा ना देके सीधी 4 भिन्न देके पूछ लेगा निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, x और y की वैल्यू तो दी हुई है, x की जगह यहाँ 3 रख दें, y की जगह रख दें अपने 4। ठीक है, तो ये भिन्न आपकी हो जाएगी 7 बटे 4। इसको देखें तो x की जगह 2 गुणा 3 प्लस 1 बटा 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7 बटे 3। ये हो जाएगी आपकी 3 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 4, x की जगह 3, y की जगह 4, तो 9 और 20 29 बटे में 4। और आखिरी भिन्न जो है हमारी वो हो जाएगी 5x 5 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 बटे 5, तो 15 और 12 27 बटे 5। तो इन चारों भिन्नों में से हमें पता करना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। एक तरीका तो यही है कि भी आप भाग देकर देख लो, भाग दे के देख लो, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी वो संख्या बड़ी है, जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वो संख्या छोटी है। एक और भी तरीका है पता करने का कि भिन्न कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करवा लेते हैं और इन दोनों की तुलना करवा लेते हैं। इन दोनों की तुलना करवा के देखते हैं बड़ा भिन्न कौन सा है। कैसे तुलना करवाएं, हर का अंश से गुणा कर दो, 3 7 21 और 4 7 28। दोनों में से जिसका गुणनफल बड़ा वो भिन्न भी बड़ी, जो बड़ी भिन्न है उसको बाहर ले आएंगे। 7 बटे 4 और 7 बटे 3, तो 3 7 21 4 7 28, 21 और 28 में बड़ी 28, यानी बड़ी भिन्न होगी 7 बटा 3। ऐसे इन दोनों में देख लेते हैं, 27 एकम 27 54 27 81, 27 चौके 108। ठीक है, और 29 दूनी 58, 29 30 87, 29 चौके 116, 29 5 145। तो इन दोनों में जो बड़ी भिन्न है वो हो जाएगी 29 बटे 4। यानी भाग देने से आसान गुणा करना है, बाकी भाग भी दे के पता करना चाहो भी 4 का भाग 29 में दे लो, 5 का 27 में, 3 का भाग 7 में, 4 का भाग 7 में, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी वो भिन्न बड़ी। या ये तरीका आजमा सकते हो, 7 चौके 28, 29 तिया 87। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है निकल कर वो आई है 29 बटे 4 की, तो सबसे बड़ी भिन्न है 29 बटे 4। 29 बटे 4 3 नंबर भिन्न है, 29 बटे 4 3 नंबर भिन्न है। तो 3 नंबर भिन्न यानी कि 3x प्लस 5y बटे 4 सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, x और y की वैल्यू दी हुई थी, x और y की वैल्यू पुट करने से भिन्न आ गई,
अब बड़ी भिन्न छोटी भिन्न पता करनी है, पहली दो भिन्नों की तुलना कर ली, दूसरी दो भिन्नों की तुलना कर ली। आप चाहो तो कोई से भी किसी से भी तुलना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है भाई आप चाहो तो पहले दो की इन दोनों की तुलना कर लो और यहाँ इन दोनों की, जो बड़ी है वो बाहर आ जाएगी, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तो 3 7 21, 4 7 28, इसमें 7/3 बड़ी भिन्न है, या 29 5 145 और 27 चौके 108, इन दोनों में 29/4 बड़ी है। फिर इन दोनों की तुलना तो 7 चौके 28 और 29 87, 29/4 फाइनली सबसे बड़ी भिन्न है, और 29/4 3x + 5y/4 की कर लेंगे। नेक्स्ट, ये आपके एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके नंबर सिस्टम में मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा क्वेश्चन सरलीकरण से आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पक्का है एलसीएम एचसीएफ का, 100% आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन 14 तारीख की शिफ्ट में पूछा है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है कितना, 2500। तो हम इस योग को अनुपातों में बांट लेंगे। बी अनुपात समानुपात का चैप्टर किया हो आपने, जैसे ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, ए और बी की कुल आय दे रखी है, तो कुल आय को आय के अनुपात में बांट सकते हैं। वैसे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दिया है, एलसीएम एचसीएफ का योग दिया है, तो इस योग को एलसीएम एचसीएफ के अनुपात में बांट लेंगे। बांटेंगे कैसे, 20 और 1 21 भाग दे देंगे, 21 एकम 21, 21 दूना 42। एक अनुपात की वैल्यू 120, एक अनुपात की वैल्यू 120, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी कि 2400, और ये हो जाएगा 120 एकम 100। तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछा है, तो आप इन दोनों का अंतर ले लो। 100 में से 20 घटेंगे 80, और 23 में से 1 गया तो 22, तो 2280 आंसर हो जाएगा 2280। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे, उसने अंतर ही तो पूछा है। तो 21 का भाग दोगे तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही है 120। यहां एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना है 19 अनुपात है। तो अगर आपको अंतर पता करना है तो एक अनुपात की वैल्यू 120 है और अंतर का जो अनुपात है वो 19 है, तो 19 गुणा 120 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 12 निम्मा 108, 12 एकम 12, 12 और 10 2280। डायरेक्ट वैल्यू निकाल, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दिया, एलसीएम एचसीएफ का योग दिया है, तो इस योग को इस अनुपात में बांट लें। आसानी क्वेश्चन पूछे हैं, ये कि शुरू की शिफ्ट है तो आसान है, जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा तो लेवल भी है, जीके का भी, मैथ का, रीजनिंग का, सभी का लेवल बढ़ेगा। ये पहले ही दिन पेपर था 14 तारीख, तो क्वेश्चन बहुत आसान पूछे, ठीक है। और 2020 में क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे, तो उसके लिहाज से भी कह सकते हैं कि आसान। यदि आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उपयोगकर्ता को अपने आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। आलू पे जो खर्च हुआ है वो अपरिवर्तित रहे, तो उसे अपने खपत में कितनी कटौती करनी पड़ेगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, यदि खर्च समान है, यदि खर्च समान है, यदि खर्च समान है तो
वस्तु की मात्रा का अनुपात, वस्तु की मात्रा या कह लो खपत, क्योंकि खपत ही मात्रा है, तो आप खपत भी कहना चाहें तो खपत भी कह सकते हो। वस्तु की खपत का अनुपात वस्तु के मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यदि खर्च समान है तो वस्तु की खपत का अनुपात वस्तु के मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है। जैसे मान लो कि आप 120 रुपए खर्च कर रहे हो और एक पेन है जो 10 रुपए का आता है, तो ये हो गया पेन का मूल्य। पेन का मूल्य 10 रुपए का आता है, तो आप खपत कर लो या मात्रा कर लो, एक ही बात है। तो आप कितने पेन ले आओगे? 12 पेन, तभी खर्च होंगे 120 रुपए। 10 रुपए का एक पेन है, 12 पेन आप खरीदते हो, तो कितने रुपए खर्च कर दोगे आप? 120 रुपए। अब आप खर्च अपना समान रखना चाह रहे हो, खर्च आप सेम रखना चाह रहे हो, और मान लो पेन का मूल्य बढ़ गया, पेन 10 की बजाय कितने का हो गया है? 15 का हो गया। तो अब आपको खपत तो कम करनी पड़ेगी, पेन की मात्रा कम करनी पड़ेगी। कितने पेन खरीदोगे? 8, 15, 8, 120, ताकि खर्च क्या रहे? समान रहे। तो पेन जब 10 का था तो 12 खरीदे, 15 का हो गया तो 8 खरीदे, खर्च क्या है? समान। अब आप रेशियो चेक करो, इसका रेशियो मूल्य का और खपत, मूल्य का और खपत का अनुपात चेक करो तो आपस में उल्टा नजर आएगा। मूल्य बड़ा है 2 अनुपात से 3 अनुपात, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। मूल्य का अनुपात 2 से 3 हुआ है, तो खपत का अनुपात 3 से 2। अगर खर्च समान है तो वस्तु के मूल्य का अनुपात उसकी खपत के अनुपात का उल्टा होता है। ये कंसेप्ट है। ठीक है, खर्च समान हो तो वस्तु के मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात का उल्टा होता है। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अब सवाल को अपने हल करते हैं। देखो, तो सवाल में लिखा है कि आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है। आलू का जो मूल्य है उसमें 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वृद्धि का मतलब है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 10% है, 10% की वैल्यू बनेगी 10/100 और इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/10। तो मान लेते हैं जो आलू है उसका मूल्य कितना था? 10। वृद्धि हो गई है, 100 में 10 की वृद्धि होगी तो 10 में कितने की वृद्धि होगी? 1 की। तो आलू का जो मूल्य है वो 10 से बढ़कर कितना हो गया है? आलू के मूल्य में वृद्धि होगी है। 10 था, 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? तो इसका उल्टा क्या प्रभाव पड़ेगा? आलू की खपत पर। जब मूल्य का अनुपात 10 से 11 हो रहा है तो खपत का अनुपात 11 से 10। अभी बताया था कि खर्च समान है, खर्च अपरिवर्तित रखना चाहता है, खर्च में कोई बदलाव नहीं करना चाहता, तो वस्तु के मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात का उल्टा होगा। तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि खपत कितनी कम करें, तो पहले आप खपत 11 कर रहे थे, अब खपत कितनी कर रहे हो? 10। खपत में कमी करनी पड़ेगी, कितने की? 1 की। इसमें 11 में। जब मूल्य 10 था तो खपत 11 थी, मूल्य 11 हो गया तो खपत 10 होगी। खपत 11 से 10, खपत में 1 की कमी। तो परसेंट में कितनी कमी? तो 1 की कमी हुई है। 1 11 का कितना परसेंट है? 1 11 का कितना परसेंट है? तो 11 का भाग दे लेंगे, 11 निमा 99। तो देखो 9 का एक ही ऑप्शन दे रखा है, आगे करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी करोगे तो पॉइंट 1 आ ही जाना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका
तो आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, 10% का भिन्न होता है 1/10, मतलब आलू का मूल्य 10 रुपए था तो 1 की वृद्धि होने उल्टा होता है, 10 यानी 1। भी नहीं आ रही, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। ठीक है, तो यदि मूल्य का अनुपात 10 से 11 हुआ है तो खपत 11 से 10 होगी। खपत में 1 की कमी हुई है, 1/11 गुणा 100 करेंगे तो 11 निम्मा 99, कितना बच गया 1, तो ये आ जाएगा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ के बाद क्वेश्चन आपका आ गया अनुपात से। परसेंटेज का अपना एक ही क्वेश्चन आया है, है ना, परसेंट का एक ही क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आपके अनुपात से है नहीं। संभावना है एक ही क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है मैथ के और क्वेश्चन कम है, 15 क्वेश्चन देने होते, तो एक टाइप से एक ही क्वेश्चन, और बहुत आसान सा क्वेश्चन उठाया उन्होंने। बाकी आपके और आगे जैसे जैसे एग्जाम होंगे तो चुनाव से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्रमवार वृद्धि और कमी वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 1000 रुपए को 2:3:5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान वो नहीं पूछ सकते थे। तो 1000 रुपए 2:3:5 में बांटना है, अनुपातों का योग कर लेंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, ठीक है, 10 का भाग देंगे, 1 अनुपात की वैल्यू 100, 1 अनुपात की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू 200, 3 की वैल्यू 300 और 5 की वैल्यू 500। ठीक है, उसने हमसे सिर्फ सबसे छोटा मान पूछा है, तो जो सबसे छोटा अनुपात है वही सबसे छोटी वैल्यू देगा। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, सबसे छोटे भाग का मान, कुछ नहीं किया, अनुपातों का योग किया, 1000 में भाग दिया, एक अनुपात की वैल्यू अनुपातों से गुणा किया, सारों की वैल्यू। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट ने पूछे हैं, लेकिन यही है कि भी पहली शिफ्ट है, इसलिए आप जो है हल्के में ना लें, तैयारी आपको अच्छे लेवल से रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे आगे शिफ्ट बढ़ेंगी लेवल बढ़ेगा। यदि दीपिका अभिषेक को 8 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4500 रुपए उधार देती है तो ब्याज क्या है। देखो, हर चैप्टर का शुरुआती क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर चैप्टर का शुरुआती, यानी इससे बेसिक साधारण ब्याज में कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था, उन्होंने ब्याज पूछा है। कोई भी चैप्टर, कोई भी टीचर जब भी चैप्टर शुरुआत कराएगा तो सबसे पहले बच्चों को ब्याज निकालना सिखाएगा, बस वहीं से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में, से आसान हो ही नहीं सकता। मूलधन 4500, 8 सालों के लिए पैसा उधार दिया और 15% की दर पे उधार दिए, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, 45 गुणा 15 ठीक 120। ठीक है, 0 हो जाएगा 15 5 सॉरी 12 5 60 और 12 चौके 48, 48 और 6 54, तो 5400। तो ये क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। ठीक है, 4500 रुपए है, 8 सालों में 15% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, तो भी 5400 रुपए ब्याज बनेगा, यानी ब्याज मूलधन से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर काफी बड़ी है,
15% और 8 साल का समय, तो 8 साल में पैसा लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, तो 4500 रुपए 15% की दर से 8 सालों का ब्याज क्या बनेगा, तो 5400 रुपए ब्याज। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन दिया उन्होंने, हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है। कितने सालों में 1800 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2178 रुपए होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मिश्र धन ऊपर रखना है, 2178 रुपए हो जाएगी। मिश्र धन तो ऊपर रखना है, बटे में रखना है मूलधन, मिश्र धन बटा मूलधन। दूसरी तरफ हम दर से भी इसी तरीके से बना लेंगे। दर 10% है, 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10, 10% का 1/10। ठीक है, तो 10 में एक ब्याज जोड़ेंगे तो 10 का क्या बन जाएगा, 11। तो 10 का मिश्र धन, 10 रुपए मूलधन है तो उसका मिश्र धन 11, और 1800 मूलधन है तो उसका मिश्र धन 2178। अब आपको कुछ नहीं करना, चेक करना है कि स्क्वायर बन रही है या क्यूब। स्क्वायर बन रही है तो 2 साल उत्तर, क्यूब बन रही है तो 3 साल उत्तर। स्क्वायर या क्यूब ही आपको चेक करनी है। ठीक है, स्क्वायर या क्यूब चेक करनी है तो कर देते हैं। अगर हम सीधा 18 का भाग दे दें तो 18 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 10 की स्क्वायर ही होती है। और अगर यहाँ 18 का भाग दें तो देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, तो ये है 11 की स्क्वायर और ये है 10 की स्क्वायर। तो समय कितना आ जाएगा, 2 साल। अगर इसे फुल फॉर्मेट में लिखना है तो आप लिखोगे 11/10 की स्क्वायर, और यहाँ है, यहाँ ऊपर क्या लगा देना, टी। तो 11/10 की पावर टी, आधार से आधार कट, तो टी बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हमें कोई कॉपी जांच नहीं करवानी, आपको बस चेक करना है। स्क्वायर बन रही है 2 साल, क्यूब बन रही है 3 साल, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, वार्षिक। अगर अर्धवार्षिक शर्त आ जाए, अर्धवार्षिक शर्त आ जाए तो पावर 2 बन रही हो तो 1 साल, क्योंकि 1 साल में ही 2 बार ब्याज लग जाता है, अर्धवार्षिक में 1 साल में ही 2 बार ब्याज लग जाता है। तो देखो वार्षिक हो तो पावर 2 तो 2 साल, पावर 3 तो 3 साल। लेकिन अर्धवार्षिक हो, अगर यहाँ अर्धवार्षिक हो तो पावर 2 मतलब 1 साल, पावर 3 मतलब 1.5 साल। ठीक है ना, हर 6 महीने में एक बार ब्याज लगेगा, तो पावर 2 मतलब 1 साल, पावर 3 मतलब 1.5 साल। और त्रैमासिक आ गया, फिर त्रैमासिक आ गया तो पावर 2 मतलब 6 महीने, पावर 3 मतलब 9 महीने, और पावर 4 मतलब कि 1 साल। ठीक है ना, तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं, या लिख देते हैं, या लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ वार्षिक आए, आगे अर्धवार्षिक त्रैमासिक ऐसा भी आ सकता है। तो अपने जो है कंप्लीट ही लेके चलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। और हाँ, अगर आपको बढ़िया लगे ये वीडियो तो शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी बताना, क्योंकि ज्यादातर देखा है यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं कि भी हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा प्रॉपर क्वेश्चन के साथ। अपने कोशिश रहेगी प्रॉपर सोल्यूशन देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमारे साथ जीडी की वैकेंसी में भी जुड़ना है तो हम दिसंबर से जीडी का नया बैच भी शुरू करेंगे, ऑफलाइन भी। ठीक है, ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, आप रिकॉर्डेड वीडियो मंगवा सकते हैं। ठीक है, नए पैटर्न की आपको जो है क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए गए। तो अगर वार्षिक हो, अगर वार्षिक हो तो वार्षिक हो तो कैसे लिखे, पावर 2 होने पर पावर 2 तो समय भी 2 वर्ष, पावर 3 तो समय भी 3 वर्ष। ये तो है जब शर्त वार्षिक हो। अगर आ जाए अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक तो
पावर 2 तो समय 1 वर्ष, समय 1 वर्ष। पावर अगर 3 तो समय 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। ठीक है, और लास्ट त्रैमासिक का भी लिखवाई देता हूं, त्रैमासिक का भी लिख लेते हैं अपने, ताकि ऐसा दोबारा क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना आए। ठीक है, त्रैमासिक, त्रैमासिक में अगर यहां अगर पावर 4 आ जाए तो 2 साल भी कर लेना। ठीक है ना, 2 पावर 1 साल, 3 पावर 1.5 साल, 4 पावर तो 2 साल। और यहां पावर अगर आ जाए 2 तो समय होगा 6 माह, और पावर अगर आ जाए 3 तो फिर आ जाएगा 9 माह। ठीक है ना, तो पावर 4 आ जाए तो 1 साल और पावर 4 आ जाए तो 2 साल। ये और आप अपनी तरफ से ऐड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी तो देख लो, ब्याज से 3 क्वेश्चन आ गए। अगर मान लो ब्याज में 3 की जगह 2 क्वेश्चन देता ना वो, तो एक क्वेश्चन कहां से बढ़ा देता, संख्या पत्ती से, सरलीकरण का एक क्वेश्चन आ जाता। तो ये थोड़ा बहुत रेशो रहेगा। ब्याज से अमूमन 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 3 आए हैं, तो क्वेश्चन कहां से कम कर दिया, संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 तो संख्या पद्धति के होंगे, 1 सरलीकरण का होगा। इसमें सरलीकरण का क्वेश्चन नहीं आया, तो आप देख लो ब्याज के उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए। तो एक व्यक्ति 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 18,000 रुपए उधार लेता है। पहले साल के अंत में तो 5,000 का भुगतान करता है, दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो है 18,000 रुपए उधार ले रहा है। देखो, जब हम 18,000 रुपए उधार लेंगे तो हमारे ऊपर ब्याज भी लगेगा। वो किस पे लगेगा, 18,000 रुपए पर। ठीक है, तो साल जब खत्म हुआ तो ब्याज लगा। 18,000 रुपए उधार लिए तो पहले साल ब्याज मूलधन पर ही लगता है, तो 18,000 पर ब्याज लगेगा। तो रफ काम अपने यहां कर लेते हैं। ऐसे तो पता ही होना चाहिए 18,000 का 20%, 10%, 20% निकालने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो 3,600 ब्याज बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21,600, 21,600। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहले साल का एक प्रकार से मिश्र धन। फिर आप क्या कर रहे हो, 1 साल के बाद वो कह रहे हो कि भी 5,000 रुपए आप एक बार रख लो। ये हमने उधार तो 18,000 लिए, 18,000 का 20% 3,600 रुपए ब्याज बन गया, जोड़ करके मिश्र धन हो गया 21,600। हमने कहा कि भाई एक बार आप 5,000 रख लो, इतने ही है अपने पास, तो 5,000 दे दिए तो कितने रह गए, 16,600। ये अगले साल का मूलधन बन गया। ठीक है, अब दूसरे साल, ये था पहला वर्ष, अब आ गया है दूसरा वर्ष। अब ब्याज 16,600 पे लगेगा, और कितना परसेंट, 20%। ठीक है, तो 20% इस बार ब्याज लगाना है 16,600 का। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32 और 1 33। 0, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,320 रुपए ब्याज। तो ये हो जाएगा आपका 19,920, 19,920। तो दूसरे साल हमें जो भुगतान करना पड़ेगा वो 19,920 रुपए का करना पड़ेगा। उधार हमने लिया 18,000, 18,000 का 20% 3,600 ब्याज जुड़ा तो हो गया 21,600। फिर 21,600 में 5,000 हमने उसको लौटा दिए, तो कितना रह गया, 16,600। ठीक है, 16,600 पर फिर से 20% ब्याज जुड़ गया, तो अगले साल के अंत में हो गया 19,920। दूसरे साल के अंत में कितना भुगतान करना पड़ेगा,
तो 19,920 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि डे लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है क्वेश्चन कलेक्शन की। कारण है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंटों को क्वेश्चन कईयों को तो याद ही नहीं रहते कि क्या करवाया था। कई क्या है कि पहले जीके करते हैं, फिर जो है कंप्यूटर और रीजनिंग, मैथ तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, मैथ के कहते हैं सर हमने तो 5 अटेम्प्ट किए हैं, 7 अटेम्प्ट किए हैं, 10 अटेम्प्ट किए हैं, और उसमें भी कोई एक आधा क्वेश्चन याद रहता है। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्वेश्चन का डाटा याद नहीं रहता। ठीक है, फिर भी कोशिश रहेगी कि डेली के डेली 15-20 क्वेश्चन आपको करवाएं। ठीक है, लेकिन आप लोगों से भी सपोर्ट, आप लोगों को भी सपोर्ट करनी है। रवि एक वस्तु को 1530 रुपए में, रवि एक वस्तु 1530 रुपए में बेचता है। यदि उसे 15% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो हानि परसेंट दिया है हमें 15%, तो 15% का परसेंट हटेगा तो 100, 5 तिया 15 और 20 पांजे, तो ये 20 रुपए लागत है और 3 की उसे हुई है हानि। ठीक है, तो इतना तो पड़ा होगा कि लागत में अगर हानि घटा दें तो आता है विक्रय मूल्य। तो 20 रुपए की लागत में 3 की हानि घटाई तो लागत कितना आ जाएगा? 17। एक वस्तु को 1530 रुपए में बेचा है और 15% की हानि हुई है, क्रय मूल्य पूछा है, तो 15% का मतलब 3/20, 20 रुपए की लागत, क्योंकि हानि तो लागत पर ही होती है। 20 रुपए पर 3 की हानि होगी तो 17 में बेचेंगे। 17 की वैल्यू है 1530, 17 की वैल्यू है 1530। तो 1530 अगर 17 की वैल्यू है तो 20 की वैल्यू क्या हो? ठीक है, 17 के पाड़े से कट जाएगा। 17 निमा 153 और 9 दूनी 18, तो लागत जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1800 लागत आ जाएगी। ठीक है, तो 15% की हानि हुई, 15% का मतलब 3/20, 20 रुपए की लागत पर 3 की हानि तो विक्रय हो जाएगा 17 की वैल्यू है 1530, तो 20 की वैल्यू क्योंकि लागत 20 है ना, इसलिए 20 की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो लाभ या हानि का परसेंट बताओ। तो लाभ हानि और डिस्काउंट में भी 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो लाभ हानि का प्रॉपर क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन जो या तो प्रॉपर डिस्काउंट का होगा या फिर लाभ हानि और डिस्काउंट को मिक्स करके बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लाभ हानि और डिस्काउंट के चैप्टर। तो एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है, फिर 15% की छूट भी देता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो अपने मान लेते हैं लागत मूल्य 100 है, 20% अधिक अंकित करता है, तो 100 का 20% 20 ही तो होता है, तो इसका अंकित मूल्य जो बनेगा वो बनेगा 120। 20% अधिक अंकित कर दे। अब कोई ग्राहक आया तो ग्राहक को वो 15% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे लगता है, डिस्काउंट अंकित मूल्य पे लगता है। तो 120 का कितना परसेंट? 15%। तो 0 से 0 कट, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 छिके 12, 6 तिया, अगर लेस कर दें तो कितना आ जाएगा? 100। तो ये है अंकित मूल्य और डिस्काउंट जो है वो है 18। तो फिर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 102। तो 100 रुपए का सामान 102 पर बेच रहे हो तो आपको लाभ हो जाएगा कितना? 100 पे तो हो रहा है,
100 पे हो रहा है तो इसका मतलब ये लाभ का परसेंट भी है, लाभ का परसेंट भी क्या हो जाएगा, तो लागत 100 अंकित 20% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य 120 हो गया। अब 15% की छूट देता है तो छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है 120 का 15% 18 डिस्काउंट दे देंगे तो 102 में बेचेगा। 100 की वस्तु 102 में बेच रहा है, 2 का लाभ हो रहा है, ये 2 का लाभ 100 पे तो हो रहा है तो ये लाभ क्या बन जाएगा, परसेंट बन जाएगा। तो 2% का लाभ हो रहा है। अदरवाइज परसेंट लाभ परसेंट निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने का तरीका भी है लाभ बटे लागत गुणा 100, लाभ बटे लागत गुणा 100। तो इसमें 100 से 100 कट जाएगा, जो लाभ है वही लाभ का परसेंट, ठीक है, वही लाभ परसेंट। ये आ गया समय कार्य से क्वेश्चन। तो देखो सभी चैप्टर से क्वेश्चन दे रहे हैं, संख्या पत्ती से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, परसेंट का 1, अनुपात का 1, ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के 3 क्वेश्चन, लाभ हानि और डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब समय कार्य का क्वेश्चन आया है। समय कार्य का क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 80, 120 और 160 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई 24 दिनों तक एक साथ कार्य करता है और उसके बाद कार्य छोड़ देता है। यदि जेड की कार्य कुशलता आधी कर दी जाए तो जेड शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, जेड शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भी, एक्स किसी कार्य को कर सकता है 80 दिनों में, वाई उसी कार्य को कर सकता है 120 दिनों में और जेड उसी कार्य को कर सकता है 160 दिनों में। एक्स 80 दिनों में, वाई 120 दिनों में और जेड 160 दिनों में। तो अगर एलसीएम लें तो हमें पता लग जाएगा कुल कार्य कितना है, कुल कार्य एलसीएम। तो एलसीएम आप अपने तरफ से कैसे ले लेना, जैसे किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एलसीएम कैसे निकालते हैं तो वो इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकता है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करते जाना तो आपको एलसीएम मिल जाएगी। लेकिन अपने किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर रख लिया 160। अब देखो 80 का भाग 160 में जा रहा है, जिसका भाग जा रहा है तो उसको इग्नोर कर देंगे। 120 का भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए नहीं जा रहा तो इसके टुकड़े करते हैं। जैसे इसमें एक तो 10 है, एक इसमें 3 है और एक इसमें 4 है। तो देखो 10 का भाग जा रहा है, 0 से 0 कट रही है ना, 4 का भाग भी जा रहा है, 4 चौके 16, किसका भाग नहीं जा रहा, 3 का, तो उसको गुणा करवा दो। तो 160 गुणा 3, 160 गुणा 3 जो है ये हो जाएगा इन सब का एलसीएम। तो बहुत आसान है एलसीएम लेना। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर देखा 80 का भाग तो जा रहा है, इग्नोर कर दिया। 120 के 3 टुकड़े, यानी टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें वो नंबर आपको दिख जाए जिसका भाग जा रहा है। जैसे आपको पता है कि 0 से 0 कटनी है, ठीक है, तो 0 10 का भाग तो जा ही रहा है, बचा कौन सा, 12, 12 होता है 3 चौके 12, तो 4 का भाग तो 16 में चला जाएगा, बचेगा कौन, 3। यानी कि आपके दूसरे जी माने कि 18 लाख सी, देखो 160 तो ये भाग को दिख रहा है, 0 से 0 तो कट ही जाना है, बचा क्या, 12, 12 होता है 3 चौके 12, उसमें भी 4 का भाग चला जाएगा, बचा कौन, 3। तो जिसका भाग ना जाए उसे गुणा करो, इतनी बात। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 16 × 48 यानी 480। ये एलसीएम आ गया अपना। अब क्षमता ज्ञात करनी है, यानी ये दिन है, ये 80 दिन में काम करता है और ये कुल कार्य है, इसे हम नाम देंगे कुल कार्य। अब अगर हम कुल कार्य में समय का भाग दें तो क्षमता आ जाएगी। तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6, इसकी आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी। तो इन तीनों की क्षमता आ गई, एक्स, वाई और जेड। सवाल में लिखा है एक्स और वाई 24 दिनों तक काम करते हैं, भी 24 दिनों तक काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिल जाएं, एक्स और वाई
एक दिन में काम करेंगे दोनों मिलकर 10, तो 24 दिनों में ये कितना काम कर देंगे, तो 240 काम कर देंगे। ठीक है, 240 काम कर 240 काम, तो घटा दें तो शेष 240 काम रह गया। अब कह रहे हैं एक्स और वाई ने काम छोड़ दिया है, अब बचा हुआ काम कौन करेगा, जेड, लेकिन आधी कार्यकुशलता के साथ करेगा, आधी कार्यकुशलता के साथ। ये शेष कार्य है, ये शेष कार्य कौन करेगा, जेड करेगा, लेकिन आधी कार्यकुशलता के साथ। काम है 240 और जेड की कार्यकुशलता है 3, लेकिन आधी कर दे, आधी कर दे तो हो जाएगी 3/, आधी करने का मतलब धोखा भाग दे दो, क्षमता में आधी हो जाएगी, पूरी क्षमता 3 आधी करनी है तो धोखा भाग दे दो। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 240 गुणा 2/3, 3 8 24, 8 दूनी 16, यानी 160 दिनों में जेड जो है वो शेष काम कर देगा। ठीक है ना, एक्स किसी काम को 80 दिन में, वाई 120 दिन में और जेड इसको 160 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, कुल कार्य 480, एक्स की क्षमता, वाई की क्षमता, जेड की क्षमता, एक्स और वाई दोनों मिलकर 24 दिन काम करते हैं, 240 दिन काम कर दिया, बचा कितना 240। ये बचा हुआ काम जेड से करवाना है, वो भी आधी क्षमता से, तो आधी क्षमता से वो 160 दिन में ये काम करेगा। ठीक है, अब ये आया है आपका चाल। देखो अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन आया, एक शिफ्ट में चाल दूरी से क्वेश्चन आया औसत चाल से, लेकिन अमूमन विद्यार्थियों को उसका डाटा याद नहीं है क्योंकि उसने 4 दूरियां तय करवाई। ठीक है ना, और हर दूरी के लिए उसने अलग चाल यूज किया, तो बच्चों को वो क्वेश्चन याद नहीं रहा, तो वो क्वेश्चन तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके जैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन हम आपको कल करवा देंगे। ठीक है, या उसके जैसे और एसएससी भी क्वेश्चन पूछती रहती है सीएचएसएल में, इनमें, तो वहां से भी कोई क्वेश्चन आपको करवा देंगे। लेकिन रेस का जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन जो ध्यान में था, तो वो क्वेश्चन हम लेकर आए। ठीक है ना, एक शिफ्ट में औसत का आया, औसत चाल का क्वेश्चन, और एक में उन्होंने रेस का क्वेश्चन पूछा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है भी रेस वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं, रेस का क्वेश्चन आया है। तो 1500 मीटर की दौड़ हुई जिसमें एक्स वाई को 100 मीटर से हरा देता है और एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में वाई ने जेड को कितनी दूरी से हराया होगा। तो देखो अगर 1500 मीटर में बात करें एक्स और वाई की, तो 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है। इसका मतलब ये है कि जब एक्स 1500 मीटर पूरा दौड़ चुका था तब तक वाई ने 1400 मीटर की ही दौड़ पूरी की थी। 100 मीटर से वाई हार रहा है। ठीक है ना, 100 मीटर से वाई कैसे हारेगा, एक्स पूरे 1500 मीटर पहुंचेगा और वाई कहां तक पहुंचेगा 1400 मीटर, तब वाई एक्स से 100 मीटर हारेगा। तो एक्स ने वाई को 100 मीटर से हराया है और एक्स ने जेड को 240 मीटर से हराया है। अगर एक्स जेड को भी हरा रहा है, 240 मीटर से हरा रहा है, तो जेड दूरी तय करेगा फिर 1360। ठीक है ना, अगर एक्स 1500 मीटर दूरी तय कर रहा है, वाई 100 मीटर से आ रहा है, तो वाई 1400 और जेड 240 मीटर से आ रहा है, तो ये 1360। 1360 नहीं भी, 1360 नहीं, 1260। ठीक है, 1260 देगा। 240 घटाएंगे तो 100 में से 40 गए, 60 बचेंगे, 14 में से 2 गए 12, 1260 आएगा भी 1300। अब कह रहा है उसी दौड़ में वाई ने जेड को कितनी दूरी से हराया होगा। तो भाई जेड और वाई के बीच दौड़ कराएं तो देखो वाई जब 1400 मीटर दौड़ जाता है
तो उस वक्त Z 1260 मीटर ही दौड़ पाता है। इस कंडीशन में अगर दौड़ सिर्फ 1400 मीटर की हो तो Y Z को कितने मीटर से हरा देगा? Y Z को हरा देगा 140 मीटर से। अगर दौड़ सिर्फ 1400 मीटर की हो तो Y तो 1400 मीटर तक पहुंच जाएगा और Z उस वक्त तक 1260 होगा। भाई जब X 1500 था, Y 1400 था, Z 1260 था, तो Y 1400 Z 1260, तो Y Z को हरा देगा 140 मीटर से। लेकिन 1400 मीटर की दौड़ कितने की हो रही है? 1500 मीटर। तो हम ये कहेंगे कि 140 मीटर तो तब हराएगा जब दौड़ 1400 मीटर की हो। दौड़ तो यहां हो रही है 1500 मीटर, तो 1500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा? 1400 मीटर की दौड़ हो तो ये 1260 पहुंचेगा और ये 140 मीटर से जीत जाएगा। तो 1400 की जगह 1500 की दौड़ हो तब 2 0 से 2 0 कट, 14 धाया 140, 15 धाया 100, तो फिर 150 मीटर से हरा दे। ठीक है, 150 मीटर से। अगर ये 1500 मीटर दौड़ता है तो ये 1400 और तब तक ये 1260, तो ये 1400 और ये 1260 140 मीटर से हार रहा है 1400 में, तो 1500 में 150 मीटर से। ये औसत का क्वेश्चन है। ठीक है, 24 अवलोकनों का औसत है 41, 9 अवलोकनों का, प्रथम 9 अवलोकनों का औसत है 42, अंतिम 16 अवलोकनों का औसत है 39, तो 9वें अवलोकन का मान ज्ञात कीजिए। कई स्टूडेंटों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो हल तो ऐसे नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार लिख रहा हूं कि मैं 24 के 24 नंबर लिख दूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 अवलोकन हुए। तो 24 अवलोकनों में से पहले 9 अवलोकनों का औसत कितना है? 42। तो ये है पहले 9 अवलोकन। 9, तो जब 9 अवलोकन की बात हो रही थी तो 9 काउंट हो रहा था। फिर कह रहा है अंतिम 16 अवलोकन, जब अंतिम 16 अवलोकनों की बात करोगे तो ये 9 वापस से काउंट हो जाएगा। कैसे? 16 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और, तो ये 9 2 बार काउंट हो रहा है। इसीलिए ये संख्या भी 16 और 9 25 हो रही है, जबकि रियल में है कितनी? 24। ठीक है, तो हमें 24 संख्याओं का औसत पता है। बेसिक से नॉर्मल बता रहा हूँ, ट्रिक से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन कईयों के क्या है कि ट्रिक में उलझ जाते हैं, तो क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, इसलिए बेसिक से ज्यादा बढ़िया रहेगा उनके लिए। 24 संख्याएं हैं और औसत कितना है? औसत है 24 संख्याओं का औसत है कितना? 41। संख्याएं 24, औसत 41। तो योग का फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, एक बार बता देता हूं, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन अगर हमें योग पता करना पड़े तब हम औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं। औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं, तो अगर हम औसत को संख्या से गुणा करेंगे योग आ जाएगा, तो 24 एक कम 24 हासिल गई 2, 24 चौके 96 और 2 98। तो ये योग आ जाएगा कितनी संख्याओं का? 24 अवलोकनों का योग आ गया। 24 अवलोकनों का औसत था, औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। अब 24 में से जो 9 अवलोकन है उनका औसत दिया है 42, 9 का औसत 42 दिया, गुणा करेंगे तो 9 का योग आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और 1 से, तो 378 योग आ रहा है 9 अवलोकनों का योग।
9 अवलोकनों का औसत दिया, औसत गुणा संख्या होता है। ठीक है, अब ये तो हो गए पहले 9 अवलोकनों का। अब अंतिम 16 अवलोकनों के बारे में भी जाने तो 16 अवलोकन है, औसत कितना है 39 अवलोकन है, 16 औसत है 39, गुणा कर दे तो योग आ जाएगा। तो 16 निम्मा 144, 16 तिया 48, 48 58 और 4, तो ये 16 अवलोकनों का योग और ये 9 अवलोकनों का योग टोटल हो जाएगा आपका कितना 25 अवलोकनों का योग। 8 और 4 12 हासिल की, 1 7 और 1 8 और 2 10 की हासिल की 1, ये आ गया 1000। ये 25 अवलोकनों का योग है। इसमें 9 2 बार काउंट है, 1 से लेकर 9 तक में 9 काउंट हो गया और अंतिम से कर रहे थे फिर से 9 काउंट हो गया। 9 इसमें कितनी बार है 2, टोटल हो गए 25 अवलोकन, लेकिन इसमें 9 2 बार है। अगर इनमें से 24 अवलोकन जो है उनका योग हम घटा दें तो हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा अवलोकन है 9वां जो 2 बार काउंट हो रखा है वो बाहर आ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो 9वां जो अवलोकन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट इसको आराम से कर सकते हैं, इनको ट्रिक ट्रुक के लफड़े में नहीं पड़ना। 24 संख्याओं का औसत 41, तो योग कितना हो गया 984। ठीक है, तो 24 संख्याओं का औसत है, गुणा करेंगे योग आ जाएगा। उसमें से 9 संख्याओं का औसत 42 है, 9 का औसत 42 है, गुणा करेंगे योग आ जाएगा। 16 का औसत 39 है, गुणा करेंगे योग आ जाएगा। 16 और 9 25 संख्याओं का योग है और 25 में से 24 का योग घटा दे तो एक संख्या शेष रह जाएगी, वो कौन सी होगी 9 होगी, क्योंकि 9 2 बार काउंट हुई है, इसी से संख्या 24 की बजाय। ठीक है, तो आखिरी जो 2 सवाल बचे हैं वो दोनों क्षेत्रमिति से आए हैं। बिल्कुल क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक तो 2D में से, एक 3D में से। एक तो आपका त्रिभुज चतुर्भुज और वर्ग आयत वृत्त इनमें से क्वेश्चन आएगा और दूसरी तरफ शंकु गोला बेलन घनक नाम में से क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। ठीक है, तो 5 सेमी त्रिज्या और 30 सेमी तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु है। ठीक है ना, कोण खाया होगा आपने, मिठाई आती है ना आइसक्रीम कोण, तो जब दुकानदार आपको कोण देता है तो वो होता है बिल्कुल पैक, तो वो होता है उस आइसक्रीम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरी तरीके से पैक हो जाता है वो। लेकिन जब आप आइसक्रीम खाने के लिए ऊपर वाला रेपर हटा देते हैं तो अब जो है ये वाला रेपर अभी भी लगा हुआ रहता है, तो वो रह जाता है उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें शंकु के आधार का क्षेत्रफल जोड़ते नहीं है। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दें तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फिलहाल हमसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या हो जाता है, उसमें वक्र पृष्ठ होता है आधार का क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर भी ऐड हो जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर कॉमन लेने से, यानी वक्र पृष्ठ होता ही है पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्त होता है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर। तो पाई आर दोनों के अंदर है, पाई आर दोनों में है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहां से रह जाएगा एल, यहाँ पाई बाहर है, आर 2 है, 1 बाहर, तो 1
तो पाई आर एल प्लस आर ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर आयतन पूछ ले शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है और बेलन का आयतन होता है पाई आर की स्क्वायर एच। ठीक है ना, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर की स्क्वायर। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो वैल्यू पुट कर दे। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14, त्रिज्या उन्होंने 5 सेमी दी है और तिर्यक ऊंचाई उन्होंने दी है 30। ठीक है, तो 3.14 गुणा 5 तिया 15 गुणा कर दे, ये हो जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, 15 एकम 15, 15 और 6 21, 15 तिये 45 और 2 47, और ये जो 1 0 ये लग जाएगी। अब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे तो वैल्यू आपकी रह जाएगी 471 सेमी स्क्वायर। मीटर में नहीं आएगा अभी। ठीक है, किस में आएगा? सेमी, सेमी में दिया है ना, तो सेमी स्क्वायर आएगा, सेमी है ना, मीटर में नहीं, क्योंकि वैल्यू ही जब सेमी में है तो सेमी गुणा सेमी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमसे टाइपिंग मिस्टेक होगी, मीटर स्क्वायर नहीं सेमी स्क्वायर आएगा, या फिर यहाँ मीटर है तो वहाँ मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर और आयतन 1/3 पाई आर की स्क्वायर। वैल्यू पुट की है, बस कुछ नहीं। आपके जीडी में क्षेत्रमिति से जो सवाल आएंगे वो फॉर्मूले पर आधारित आएंगे। फॉर्मूला अगर आपका तैयार है क्वेश्चन आराम से। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया 48 सेमी, इसका क्षेत्रफल पूछा है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे करके क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 48 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, वो होता है समबाहु त्रिभुज। और इसका जो परिमाप है समबाहु त्रिभुज का परिमाप वो होता है 3 गुणा भुजा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 भुजा की स्क्वायर, √3/4 भुजा की स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 तो है ही, भुजा इसमें निकालनी पड़ेगी, उन्होंने परिमाप दिया है, परिमाप दिया है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 3 गुणा भुजा, परिमाप उसने दिया है कितना भी 48, 3 गुणा भुजा, 3 का भाग दें तो भुजा आपकी क्या रह जाएगी 16, यहाँ गुणा कर दें 16, भुजा 16 है, यहाँ भुजा की स्क्वायर है तो 16 गुणा 16, तो 4 के पहाड़े से काटोगे 4 चौके 16, 16 चौके 64 √3, ये बनेगा क्षेत्रफल 64 √3, क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 64। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा, क्षेत्रफल √3/4 भुजा की स्क्वायर। इसके अलावा इसके परिवृत्त और अंतःवृत्त के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, परिवृत्त और अंतःवृत्त। ठीक है ना, इस समबाहु त्रिभुज के अगर बाहर वृत्त बने तो बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या है यानी बड़ी त्रिज्या वो होती है भुजा बटे में √3, और इसके अंतःवृत्त बनता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो छोटी त्रिज्या होती है, तो वो होती है भुजा बटे में 2 √3। ऐसा क्वेश्चन आरएएस में उन्होंने पूछ लिया था, ध्यान रखना। ठीक है ना, आरएएस में क्वेश्चन पूछा था कि एक वृत्त में जो है त्रिभुज बना हुआ है और दूसरा एक वृत्त में वर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो भुजा और त्रिज्या के बीच अनुपात करके प्रश्न जो है आपके आरएएस में अभी जो पेपर हुआ था वहां उसमें पूछा गया। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपके क्वेश्चन आ सकता है। त्रिवृत्त और अंतःवृत्त, त्रिवृत्त की त्रिज्या बड़ी त्रिज्या, फॉर्मूला भुजा बटे √3,
और अंतर्वृत्त की त्रिज्या छोटी त्रिज्या, फॉर्मूला भुजा बटे में 2 रूट। ठीक है, कर लोगे। तो आज अपनों ने 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करके जो है वीडियो तैयार की है। कल तक कोशिश करेंगे कि 15 से कम 20 क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि पर डे 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। 45 के 45 क्वेश्चन मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे 15 से 20-25 जितने भी क्वेश्चन मिल पाए डेली आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर डेली अपडेट से रहना चाहते हो तो फिर आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। जय हिंद।